हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 31 दैट इज नेक्स्ट परम्यूटेशन देखने वाले हैं। यार, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि एक एरे को आर्गुमेंट में लेगा और उस एरे को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि जो भी उसका नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है ना, वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यार, अगर मैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की बात करूं तो बेसिकली उसका मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एरे गिवन है 1 2 3 और आप इसको अगर डिक्शनरी होती, अगर आप इसको डिक्शनरी में देखते तो 1 2 3 के बाद डेफिनेटली 1 3 2 आता। 1 3 2 के बाद डेफिनेटली 2 1 3 आता। फिर 2 1 3 के बाद 2 3 1 आता। फिर 2 3 1 के बाद 2 के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट खत्म, उसके बाद 3 से शुरू होता तो मतलब 3 1 2 आता। फिर 3 2 1 आता। अब जैसे ही 3 2 1 आता तो उसके बाद कोई पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बचती, तो मतलब ये सारे लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है या फिर बोलो तो ये सारे डिक्शनरी ऑर्डर्स में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि ये वाला आर्ग्यूमेंट यूजर आपको सप्लाई कर रहा है, ये वाला आर्ग्यूमेंट यूजर सप्लाई कर रहा है फंक्शन में, तो आपको उस चीज को कुछ इसमें मॉडिफाई करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस एरे इनटू दिस। मतलब ये नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर हो चुका है। 2 1 3 का नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या हुआ? 2 3 1, है ना। अब यार देखो, सबसे पहली अप्रोच अगर मैं हमारे माइंड में आएगी तो वो ये आएगी कि n एलिमेंट्स हैं, एक एरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं। हम सारे एलिमेंट्स के ही परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, मतलब जितने भी परम्यूटेशन पॉसिबल है सारे निकाल लेते हैं। और अगर वो निकालेंगे तो टोटल n फैक्टोरियल के परम्यूटेशन हो गए, मतलब टोटल n फैक्टोरियल पॉसिबल परम्यूटेशन है। तो यार कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी ऑफ n फैक्टोरियल हो जाएगी ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं एक एक फैक्टोरियल निकालने बैठ गया तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है यार, इतनी ज्यादा नहीं कर सकते अपन। और खास बात यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी ऑफ एन की, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगी। और क्वेश्चन में मना है एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने का दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? द रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब या तो कांस्टेंट स्पेस में हो जाए काम, या तो लॉग एन से कम में ही हो, तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो इन प्लेस में आ जाएगा। तो ये इसमें दे रखा है। तो मतलब ये जो नाइव अप्रोच हमारे माइंड में जो चल रही है ना, या फिर जो हमारे माइंड में जो ब्रूट फोर्स अप्रोच चल रही है वाली, यार ये तो अभी से ही इनवैलिड होगी, मतलब इसका तो मैं यूज नहीं करूंगा। चलो कुछ और सोचते हैं, ठीक है। यार फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 1 3 7 9। मैं पूछता हूं, यार बताओ इसका नेक्स्ट डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा? तो आप देख के तो बता दो कि हाँ यार 1 3 7 9 है, तो 1 3 9 7 यही होना चाहिए, और तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती। और ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यार ये दिमाग में आया कैसे? हम कैसी एल्गोरिदम लिखें जिससे हमारा जो कंपाइलर है वो भी इस तरीके के आउटपुट प्रिंट करने लग जाए? तो एक बार वो भी देख लेते हैं। यार देखो, सबसे पहले ना मुझे इस बात का जवाब देना, अगर मैं आपको बोलता हूं 3 2 1, इसके अगला लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या है? नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या है? पॉसिबल नहीं है ना, हम पहले देख चुके हैं, नॉट पॉसिबल। अगर पूरी एरे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पॉसिबल ही नहीं है उसके अगला लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ढूंढने का। और यही यहीं से मेरा पूरा कैच है। कैच क्या है? आपको ना कोई भी एरे सप्लाई है ना, आपको कोई भी एरे सप्लाई की जाएगी ना, तो आपको फाइंड आउट करना है समथिंग समथिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोस्तों यही कैच है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर आपने समथिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही झटपट तरीके से कर जाओगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि जो भी एरे आपको गिवन होगी, आप ना लास्ट से फाइंड आउट करना है कि लास्ट में ऐसी कौन सी सब एरे जो पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और सबसे बड़ी होनी चाहिए वो, ठीक है। सबसे सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सी है जो लास्ट में अटैच है और पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। और साथ में अगर कोई समथिंग भी है तो हाँ मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार इसका अगला लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर प्रेजेंट है। लेकिन बाय चांस आपको केवल डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे ही मिलती है और समथिंग मिलता ही नहीं है, कोई कुछ मिलता ही नहीं है इसके पीछे वाला पार्ट, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, कि यार इससे अगला लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल।
और जब नॉट पॉसिबल है तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन में आपको कंडीशन बोल रखी कि उस केस में क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले ना ये वाला जो मैंने बताया समथिंग प्लस दिस, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलो यार इस सीरीज के अंदर अप्लाई करते हैं इसको ना, इस वाली सीरीज के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं यार, अगर आप देखोगे ना तो एक चीज नोटिस करना क्या कि 9 7 9 7 ये ना पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, क्योंकि देखो 7 7 से बड़ा 9, फिर 9 से छोटा आ गया, मतलब मैं 3 को तो ले नहीं सकता। अगर 9 से बड़ा होता तो चलो मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता, लेकिन 9 से छोटा आ गया, यानी कि 9 7 ही मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार ये लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिसमें लास्ट तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है भाई। यानी कि मुझे पता चल गया क्या कि समथिंग भी है इसमें, समथिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। बस अगर मुझे इतना पता चल गया कि समथिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, हाँ यार इसका मतलब लेक्सिकोग्राफिकल तो प्रेजेंट है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे देखेंगे ध्यान से। यार देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिक्रीजिंग है उसका तो चलो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर इम्पॉसिबल है, मतलब अब जितना अरेंज हो सकता था उतना ही अरेंज हो चुका है और ज्यादा अरेंज होगा नहीं। अब सारा बर्डन ना इसके तुरंत नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाता है, मतलब इस केस के अंदर वो सारा बर्डन ना 3 पे आ जाएगा। अब मुझे 3 को ना कुछ ऐसे नंबर के साथ एक्सचेंज करना है जो उससे तुरंत बड़ा हो। अब तुरंत बड़ा क्या होगा, तुरंत बड़ा तो आपको और हाँ आपको ना इस जगह पे ढूंढना है, इस जगह पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस जगह पे फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है यार यहां से अगर आप उल्टा चलोगे तो उल्टे सारे नंबर एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं और 3 से तुरंत बड़ा चाहिए। तो आप ना इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक जाना, और अगर 3 से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो उसका इंडेक्स नोट कर लेना। तो पहले मैंने 7 के साथ चेक किया कि 7 3 से बड़ा है, हाँ यार बड़ा है, यानी कि आपने 7 का इंडेक्स नोट कर लिया। और जैसे इंडेक्स नोट कर लिया तो आपने 7 और 3 को स्वैप कराया। स्वैप कराने के बाद आपकी एरे बन गई 1 7 9 3, है ना। ये था आपका लास्ट में ऑर्डर। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही आपने स्वैप कराना, आपको तो तुरंत बाद की डिक्शनरी ऑर्डर चाहिए था, ये तुरंत बाद को तो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुरंत बाद कब होगा, जब ये भी एक तरीके से शॉर्ट में लिखा हो, मतलब एक तरीके से अगर ये डिक्शनरी, मतलब एक तरीके से क्या है ये, एक तरीके से हमें इसको भी रिवर्स करना होगा। रिवर्स क्यों करना होगा? क्योंकि 9 3 ये बाद में आएगा, 1 7 9 3 बाद में आएगा, इससे पहले तो 1 7 3 9 भी तो आएगा ना। तो स्वैप कराने के बाद जो ये जो बचता है ना, इसको भी मुझे रिवर्स कराना होगा, जिससे मैं तुरंत बाद की, मतलब तुरंत बाद का जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है उसको फाइंड आउट कर सकूं। तो बस इतना सा मेरा काम है, इतना सा मेरा काम है। अब मैं हर चीज को ना कनेक्ट करता हूं कि हम एल्गोरिदम में किस तरीके के वेरिएबल बनाएंगे और किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन था 1 3 9 7 ऐसा कुछ गिवन था। तो यार देखो सबसे पहले तो मैं ना एक इंडेक्स नंबर 1 बना लूंगा। इंडेक्स नंबर 1 को ना सपोज मैं -1 से इनिशियलाइज करूंगा, हर एक का रीजन दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा काम। और अब चलो देखते हैं यार, जो इंडेक्स नंबर 1 है ना, ये उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा जो कि डिक्रीजिंग के तुरंत बाद का एलिमेंट है। लाइक हम ऐसे लिखते हैं ना समथिंग, मैं ऐसा लिखता था पहले, क्या लिखता था, समथिंग प्लस डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के तुरंत बाद का जो एलिमेंट होगा ना, वही मेरा इंडेक्स नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? वो ऐसे फाइंड आउट करूंगा कि मैं लास्ट इंडेक्स से ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा नंबर मिल जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसके पहले वाला एलिमेंट बड़ा मिल जाए, मतलब ये जो a ऑफ आई है ना इज ग्रेटर देन a ऑफ i -1 हुआ। लाइक पहले मैंने क्या कंपेयर कराया, पहले मैंने ना 7 को कंपेयर कराया 9 से। क्या मेरा 7 9 से बड़ा है? नहीं है। फिर मैंने 9 को कंपेयर कराया 3 से, क्या मेरा 9 3 से बड़ा है? हाँ यार ये है। यानी कि मैं यहां पे मुझे पता चलेगा कि 9 7 मतलब ये यहीं तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, उससे आगे जाएगा नहीं। तो मैंने इस 3 का इंडेक्स नोट कर लिया। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर 1 में i -1 पुट कर दूंगा, क्योंकि ये i है और ये i -1 होगा। तो i -1 मैंने पुट करा, तुरंत मैं ब्रेक लगा दूंगा। अब यार अगर सपोज हमारे एरे में समथिंग लिखा ही नहीं है, केवल डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, तो कभी मुझे इंडेक्स नंबर 1 मिलेगा ही नहीं।
यानी कि इंडेक्स नंबर 1 -1 का -1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मेरा इंडेक्स 1 -1 है तो कुछ हुआ ही नहीं। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि यार अगर मेरी पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखी है तो क्या करेंगे उसके अंदर। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना यार, तो उसका भी यहाँ पे बोल रखा है क्या, कि अगर सपोज कोई अरेंजमेंट कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो जो भी आपका जो है ना, आपको उसको ना लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर में चेंज कर देना है। अब लोवेस्ट पॉसिबल ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पॉसिबल, जो सबसे बिगिनिंग वाला जो परम्यूटेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर दो। तो अगर कोई चीज डिसेंडेड ऑर्डर में लिखी है तो सबसे छोटा तो उसका ये होगा ना कि सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक तरीके से दोस्तों काम हमें यही करना है क्या, कि अगर मुझे सपोज समथिंग मिलता ही नहीं है, केवल डिक्रीजिंग मिलता है, मतलब इंडेक्स 1 मेरा -1 का -1 रहता है, तो जो मुझे पूरी जो एरे है ना उसको बस रिवर्स कराना है। रिवर्स क्यों करा रहा हूँ, अगर वो डिक्रीजिंग में लिखा है, रिवर्स कराने के बाद वो इंक्रीजिंग में बन जाएगा, एक तरीके से सॉर्टेड में बन जाएगा, तो यानी कि रिवर्स करा दूंगा उस पूरी एरे को, काम खत्म मेरा। लेकिन अगर इंडेक्स 1 में कोई इंडेक्स आ गया तो कुछ और काम मेरा होगा। क्या काम होगा, अब यार मुझे एक ऐसे इंडेक्स को भी फाइंड आउट, देखो अब मुझे पता चल गया, अब मुझे बस देखो अभी तक मुझे क्या क्या पता चल गया मैं वो बता देता हूं। अभी तक मुझे पता चल गया क्या, कि हाँ यार इसके अंदर समथिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग ये है, और समथिंग ये है, और अभी जो मेरा इंडेक्स नंबर 1 है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे मुझे पता है कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है ना, इसको मुझे एक्सचेंज कराना है किसी न किसी के साथ। अब किसके साथ कराना है, जो उससे तुरंत बड़ा हो, मतलब इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जो मुझे कहां मिलेगा, जो मुझे दोबारा इस लाइन पे मिलेगा। फिर मैं दोबारा लास्ट इंडेक्स से लेकर, मतलब n-1 से लेकर, अब मैं कहां तक जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा ग्रेटर देन इंडेक्स नंबर 1 तक। ग्रेटर देन इंडेक्स नंबर 1 तक मैं जाऊंगा, और मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं फाइंड आउट ये करूंगा कि मुझे अगर ए ऑफ इंडेक्स नंबर 1 से बड़ा कोई एलिमेंट मिल गया, अगर मुझे ए ऑफ इंडेक्स नंबर 1 से बड़ा नंबर मिल गया, तो फिर मैं उसका इंडेक्स नोट कर लूंगा, जो मैं इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 2 का भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, और मैं इंडेक्स नंबर 2 में उस इंडेक्स को स्टोर करा लूंगा। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर कराऊंगा तो 7 मुझे मिल जाएगा तुरंत, और 7 फिर ना इंडेक्स नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इंडेक्स नंबर 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे दो इंडेक्स मिल गए, तो अगला मेरा काम क्या था, अगर मुझे ये पता चलेगा कि मुझे एक्सचेंज करना है, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही मिल गया, तो फिर मैं दोनों को स्वैप ही करा दूंगा ना भाई। मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है और इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको स्वैप कराया, ये अरे बन गया 1 7 9 3। और फिर इंडेक्स 1 + 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको रिवर्स करा दूंगा, जिससे मुझे नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मिले, और जैसे ही मैं उसको रिवर्स कराऊंगा तो मेरा एरे बन जाएगा 1739, और यही मेरा आंसर है। तो देखो इंडेक्स नंबर 1 ढूंढने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ये हो गई O ऑफ n, है ना। फिर उसको स्वैप करने की, मतलब फिर इंडेक्स नंबर 2 ढूंढने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ये भी हो गई O ऑफ n। स्वैप करने की तो कुछ हुई नहीं, वो तो एक कांस्टेंट टाइम में हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिवर्स, रिवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो भी हो गई O ऑफ n। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप करोगे तो इन तीनों को प्लस कर लो, तो बेसिकली O ऑफ 3n। यार O ऑफ 3n बेसिकली एक तरीके से O ऑफ n ही हो गया ना। तो O ऑफ n के अंदर मैंने जो मेरा टास्क था बेसिकली वो मैंने कंप्लीट कर दिया। और मजे की बात यह है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं, तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O ऑफ 1 है, मतलब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मजे की बात यह है ना। तो यार अब एक काम करते हैं, इसका कोड देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका कोड एकदम लिखेंगे, ठीक है। सो एक बार लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो दोस्तों यार ये है इसका कोड। तो मैंने जो जो आपको बताया ना वही उस पूरे में लिखा हुआ है। क्या, पहले सपोज n को रिप्रेजेंट कर रहा है साइज है, जो भी इस एरे का साइज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स नंबर 1 को मैंने बोला था कि -1 से इनिशियलाइज करना है हायर। इंडेक्स नंबर 1 क्या निकालेगा, वो निकालेगा कि समथिंग प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो समथिंग का जो लास्ट एलिमेंट है उसको, उसका इंडेक्स नंबर 1 स्टोर कराएगा, ठीक है। ये भी काम खत्म। इतने काम से ये मेरा काम हो रहा है। उसके बाद अगर इंडेक्स नंबर 1 में कुछ आया ही नहीं, यानी कि समथिंग है ही नहीं मेरे उसके अंदर, केवल डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यानी कि मैं पूरे को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर मुझे इंडेक्स नंबर 1 में कोई वैल्यू आई है, तो अब मुझे जो भी एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 में प्रेजेंट है उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, इस वाले मेथड से निकालूंगा, है ना। अगर ith इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट बड़ा हो, तुरंत मुझे मिल जाए कि वो बड़ा है इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट जो प्रेजेंट है उससे, तो फिर मैं इंडेक्स नंबर 2 में उस इंडेक्स को डालूंगा और तुरंत ब्रेक कर दूंगा।
और फिर मैं उन दोनों को स्वैप कराऊंगा, जो वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है और इंडेक्स नंबर 2 वैल्यू को स्वैप कराऊंगा, और फिर इंडेक्स 1+1 से लेकर एंड तक पूरी जो एरे है स्वैप कराने के बाद, जो लास्ट का जो पूरा जो बचा है एरे, उसको मैं रिवर्स करा दूंगा, जिससे मुझे नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मिले। और इस तरीके से मेरा पूरा एरे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेटर डिक्शनरी ऑर्डर या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, है ना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।